आप लोग के लिए फिर से हम 12th क्लास का इंग्लिश का जो पोएम है फायर हाइमन, आज इसका पूरा समरी देखेंगे किस प्रकार इस पोएम को समझना है। आप लोग यही गलती करते हैं कि वीडियो को कुछ देर तक देखिए, तब ना पता चलेगा क्या है। जैसे ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता ना, ठीक उसी प्रकार से हम बताते हैं। थोड़ा सा अगर आप वीडियो में टाइम देंगे तो कुछ सीखबो करेंगे। अब देखते हैं 2-4 मिनट देखकर तुरंत वीडियो काट देते हैं, तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ समय तक वीडियो को जरूर देखें। इससे आप लोग को क्या होगा, बेनिफिट यही होगा कि आपको कुछ समरी जो पढ़ेंगे उसको एकदम हिंदी का अर्थ लगेगा कि इंग्लिश है, लेकिन हिंदी में इतना आसान तरीका से समझा दिया, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे क्या कहना चाहता है। और बहुत क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ता है ना, तो पॉइंट मतलब एक शब्द यहाँ है, एक शब्द वहाँ, मतलब उल्टा पुल्टा कर देता है समझाने वाला। तो हमने पूरा इस जो फायर हैमन है, ये लाइट के कारण नहीं दिख रहा होगा हेडिंग, तो ये फायर हैमन को एक जैसे स्टेप नहीं बनाता, उस स्टेप की ढंग से हम पूरा पंक्ति को उतार दिए हैं। और अब यहाँ से पढ़ेंगे और ए टू जेड समझाएंगे आपको। आप अगर आपके पास बुक है तो ये बुक लेकर आप अपना एक एक पंक्ति, यार पंक्ति को हम सब यहाँ पर लिख चुके हैं। आपके पास बुक है तो बुक लेकर बैठिए और हम एक एक पंक्ति को पढ़कर समझाएंगे और उसके अर्थ निकालेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, और नए हैं तो जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करेंगे, तब ना पता चलेगा कि वीडियो अच्छा बन रहा है या खराब बन रहा है। तो आप लोग खाली वीडियो देखते हो बस छोड़ देते हो, इसलिए कम से कम टाइम दीजिए। आप लोग को हम सभी सब्जेक्ट का मतलब निचोड़ लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। सब सब्जेक्ट का हम कर देंगे क्लियर। अगर जो सब्जेक्ट आप लोग को प्रॉब्लम है वो भी कमेंट कर बताइए, तब ना हम उस पर फिर वीडियो बनाएंगे। चलिए हम 12th का इंग्लिश का जो चैप्टर है फायर हैमन, उसका हम पूरा डिटेल देखते हैं। इसका जो लेखक परिचय राइटर, उसका एक अलग वीडियो होगा, और पूरा समरी का जो पंक्ति बाय पंक्ति होता है उसका एक वीडियो होता है। ये हम स्टेप बनाए, ठीक। जो मेरा राइटर परिचय और लेखक परिचय होगा उसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहले हम इसके बारे में देखिए, इसके बारे में अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। ये नहीं कि इधर मोबाइल भी देख रहे हैं, इधर कोई गप कर रहा, तो ऐसे में नहीं पढ़ाए। तो मतलब मोबाइल देख रहे हैं तो उसको एकदम समझिए क्या बताना चाह रहा है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए देखिए, जो फायर है, फायर का मतलब होता है आग। बहुत पढ़ता हाइमन, HYMN। इसमें होता है क्या कि एन साइलेंट रहता है। हो सकता है लाइट के प्रकाश से नहीं दिख रहा होगा, इसमें एन क्या रहता है, साइलेंट रहता है। इसको फायर हिम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फायर हिम। हिम का मतलब होता है भजन, यानी फायर हेमन का पूरा नाम हो गया अग्नि भजन। और किसी भी पाठ का शीर्षक से ही पता चलता है कि उस चैप्टर में क्या क्या हो। इस पूरे चैप्टर में के नाम से पता चलता है, अगर शीर्षक दिया है फायर हेमन अग्नि भजन, तो इससे पता चलता है कि इस पूरा चैप्टर पढ़ने से ही पूरा सकारात्मक अग्नि पर जाएगा। जितना कंडीशन क्वेश्चन और जितना ऑब्जेक्टिव पर बनेगा सब मतलब अग्नि पर ही बनेगा। अब क्या होगा तो उसके बारे में हम देखते हैं। जो थोड़ा सा थ्योरी है, फायर हेमन का जो लेखक है उसका नाम है केकी नारायण दारूवाला। केकी नारायण दारूवाला, ये दारू मतलब पीता नहीं और बेचता नहीं था, बस नाम समझो कि केकी नारायण, उस समय इसका नाम था केकी नारायण दारूवाला। जो केकी नारायण का जन्म हुआ था वो 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। ये तो आप लोग को मतलब याद रखना है। और जो बुक में आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब आप लोग समझिए कि जिस समय यह पब्लिश हो गया था उस समय कवि का मृत्यु नहीं हुआ था। बहुत तो ऐसा मतलब रहता है कि मतलब जो राइटर होता है वो लेखक का मृत्यु होने के बाद उसका बुक पब्लिश होता है, तो उसका मृत्यु दिया जाता है। और अगर कोई मतलब अभी तक मतलब जिंदा है और उसका पब्लिश हो जाए तो उसमें उसका मृत्यु नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अनुमान तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते इतना। इसलिए मृत्यु नहीं दिया था, मतलब उस समय इस राइटर जो केकी नारायण दारूवाला को उसका मृत्यु नहीं हुआ था, इसलिए इसका मृत्यु नहीं दिया गया। इतना याद रखना। उसका जन्म कब होता है? 1937 ईस्वी। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में केकी नारायण दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। इतना वो याद रखिएगा। दो अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो पूछेगा केकी नारायण दारूवाला इज वर्न, तब बताना 1937 ईस्वी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था 1984 ईस्वी में मिला था। बस दो क्वेश्चन याद रखना है, इतना हुआ। अब आगे से चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन यही बनेगा, फायर हेमन का लेखक क्या है? केकी नारायण दारूवाला। 3 क्वेश्चन ये हो गया ऑब्जेक्टिव। बोलता ना, जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल टर्न हो जाएगा। तो आप लोग देखिए एकदम बेहतर ढंग से। अब देखिए स्टेप क्या बोल रहा है, फर्स्ट पंक्ति को समझना। बोल रहा है द वर्निंग हार्ट इरोप्टेड। इरोप्टेड का मतलब होता है धधकना, धधकना। और फास्फोरेंस, फास्फोरेंस। पहले इतने को समझो, तुम लोग का बुक में भी जस्ट इतने को पंक्ति दिया है, द बर्निंग हार्ट इरोप्टेड फास्फोरेंस। इसका अर्थ समझना है। जो यहाँ कवि है, कवि जो है मतलब केकी नारायण दारूवाला है, ये बर्निंग हार्ट
जो है ना घाट का मतलब समझ में आ गया, बर्निंग घाट इरोप्टेड, धधक उठे थे। अब थोड़ा सा बोल रहा है कि द बर्निंग घाट इरोप्टेड फास्फोरेंस। फास्फोरेंस का मतलब इरोप्टेड का हिंदी होता है धधकना, धधकना जैसे धधक जाता है। और बर्निंग घाट अभी समझाते हैं, बर्निंग घाट क्या, फास्फोरेंस। जो कोयला या लकड़ी यार जलता है तो उसका लौ नहीं जलता, जैसे आप लोग सुने होंगे कि केमिस्ट्री में एक श्वेत फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस यहाँ लिखा फास्फोरेंस है बस। जो श्वेत फास्फोरस होता है जैसे हवा के संपर्क में आता है वो जल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बता रहा है कि वहां जो बर्निंग घाट है, ये बर्निंग घाट, घाट क्या होता है, तो समझो कि नदी के किनारे जो होता है उसी को घाट कहते हैं, इतना समझ में आ गया। और इस किस घाट की जिक्र कर रहा है कि जहां लाशों यानी मृतकों को शरीर को जलाया जाता, दाह संस्कार किया जाता है, उस घाट को क्या बोलते हैं, बर्निंग घाट। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। द बर्निंग घाट इरोप्टेड फास्फोरेंस, इसका मतलब जहां उस घाट पर जो लाश मृतकों को शरीर को जलाया जाता था, वहां कोयला या फिर मतलब लकड़ी के द्वारा, तो वहां इरोप्टेड, इरोप्टेड का मतलब क्या हुआ, धधक रहा था। क्या धधकेगा, बुद्धि लगा लो थोड़ा सा। बोलता फास्फोरेंस आगे भी जिक्र किया है, तो वो क्या धधक रहा था, जो आग हुआ वही धधकेगा जब मतलब धधक धधक कर जल रहा है। और वो नदी का किनारा सुनसान रहता है, जब सुनसान होने के कारण क्या होता है, वहां हवा चारों दिशा से आता है, यही कारण जब हवा टच होता था वो धधकने लगता था एकदम। तो आगे लिखता, फिर अगला पंक्ति देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है, लिख रहा है कि वो तो फास्फोरेंस हो गया, धधक रहा था, मतलब कोयला लकड़ी का टुकड़ा को जो ज्वाला का प्रकाश होता है वही। बोलता वेडरिंग है, WADERING, वेडरिंग गोस्ट लाइट, लाइट का मतलब क्या हुआ, प्रकाश। गोस्ट, वेडरिंग गोस्ट का मतलब भूत ही प्रकाश। जो घाट है वहां जो प्रकाश जा रहा था उसके बारे में जिक्र किया, भूत ही प्रकाश। अभी इतना समझा है, अभी पंक्ति पूरा खत्म नहीं हुआ। आगे लिखता, AFRIGSTEND फ्रेटनेस यानी ड्रावना, इसका हिंदी होता है ड्रावना। और पास्ट बाय, पास्ट बाय का मतलब था यात्री। अब थोड़ा सा समझना है क्या कि पास्ट बाय का मतलब हुआ यात्री। जो बर्निंग घाट है, नदी के किनारे का जो घाट है, वहां मुर्दों और लाशों को जलाया जाता था, तो वहां जो मतलब लकड़ी या कोयला जलता था वो धधक रहा था हवा के अथी से। हवा नहीं बोल सकते, अपना कल्पना किए कि हवा के एयर नहीं दिया है, तो धधक जो रहा था वो धधक रहा था, यही बता रहा है। एंड वेडरिंग मतलब जो वहां से पास्ट बाय या पास्ट बाय यात्री, तो उस घाट के बगल से जो रास्ता अगर कोई यात्री गुजरता था तो बोलता है कि वो डर रहे थे। वो डर कैसे रहे थे, तो आगे भी लिखते हैं, वो डर रहे थे, भूल रहे थे, यानी पास्ट में यहाँ कर दिया। पास्ट बार मतलब जो यात्री उस घाट से, बर्निंग घाट से गुजरते थे, वो भूतनी प्रकाश को देखकर क्या होने लगते थे, डरने लगते थे। आगे लिखता, और किस तरह, तो बोलता एज, अब कैसे डर देता, मूनलिट स्ट्रोल्ड एमंग टू द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब हुआ हंडी, एमंग का मतलब होता के बीच, इतना को इंग्लिश जानना होगा। एमंग का मतलब होता के बीच, और बॉन्ड्स का मतलब हड्डी का, स्ट्रोल का मतलब गुजरना, यानी गुजरता था। अब है एज मूनलाइट यानी चंद्रमा की प्रकाश। अब आप थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग में लगाना, चंद्रमा का प्रकाश। अब ये पूरा पंक्ति हो गया कंप्लीट। आपको समझना है कि एक बर्निंग घाट है, वहां जो कोयला या लकड़ी या जल रहा था, उस मतलब मृतकों को जल रहा था, वो धधक रहा था। और धधकने के पश्चात क्या हुआ कि वहां से जो यात्री गुजर रहे थे, तो जो गुजर रहे थे ना, जब ऊपर से यानी रात में, शाम के टाइम में वो यात्री गुजर रहे थे, तो जब चंद्रमा का प्रकाश उस घाट पर जो जल रहा था, मतलब मृतक का शरीर, तो बोन्स, बोन्स का मतलब उसके हड्डियों पर, जो मृतकों लाशों के हड्डियों पर गुजरता था वो चंद्रमा का प्रकाश, अंधेरा और उजाला को देखकर वहां से गुजरने वाले यात्री देखकर डरने लगते थे। ये पूरा पंक्ति कि उस घाट से जो भी यात्री गुजरते थे, चंद्रमा का प्रकाश रात में और अंधेरा होने के कारण उसकी हड्डियां दिख जाती थी। किसकी हड्डियां, जो मृतक जल रहे थे ना, तो वहां से यात्री जो गुजरते थे, नजर उस पर जाता था, वो डरने लगते थे। किस के रूप में, भूतनी प्रकाश के रूप में डरने लगते थे। आगे लिखता है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, बोन्स का मतलब हड्डी, वही जो चंद्रमा का प्रकाश वो हड्डी से गुजरते थे, तो वही वाइट के देख कर जो है यात्री सब डरते थे। अगला, इतना में कोई दिक्कत नहीं होता। अगला पंक्ति पर है, बोलता वंस, वंस का मतलब हिंदी होता एक बार, एक बार। स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग का मतलब होता टहलना। जो कवि है चेकी नारायण दारोगा, स्ट्रोलिंग कर रहा, मतलब एक बार कवि, स्ट्रोलिंग मतलब टहल रहा। आगे देखो, वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन, डाउन का मतलब होता नीचे। अब नीचे तुम्ही बुद्धि लगा, नीचे है और टहल रहा, तो कहां टहलेगा, आगे लिख रहा। देखो, स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर, रिवर का मतलब हुआ नदी, बैंक ऑफ एंड द घाट। अब घाट का मतलब यहाँ इतना नहीं सुना, उस घाट का मतलब वही जिक्र कर रहा, बर्निंग घाट। यहाँ जो घाट मतलब है बर्निंग घाट, एंड और बैंक ऑफ रिवर, रिवर बैंक, रिवर मतलब जो मतलब घाट था, बर्निंग घाट। बर्निंग घाट के नीचे जो नदी था, मतलब एक तरफ से बर्निंग घाट जो है ना, उसी के बगल में जो नदी था, उस बर्निंग घाट के बगल में जो नदी है ना, उस नदी के किनारे वो क्या कर रहे थे,
स्ट्रोलिंग कर रहे, स्ट्रोलिंग का हिंदी होता है, इंग्लिश का हिंदी होता है टहलना। जो कवि है के किनारे अंदर उला, वो बर्निंग घाट के बगल में जो नदी है वहां से टहल रहा था, इसी करके आराम से टहल रहा था। इतना समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं वंस, एक बार स्ट्रोलिंग, एक बार कभी टहल रहा था एट द डॉन, मतलब नीचे, नीचे बोलता है नीचे, यानी नदी के किनारे में, उसी को बगल में बोल सकते हैं। रिवर एंड द घाट, बर्निंग घाट के नदी के किनारे में कभी टहल रहा था, इस तरह टहल रहा था। ये पंक्ति समझ में ना आया? देखो अगला, अगला मतलब पंक्ति बोल रहा है कि वी, हमने, वी का मतलब होता हम या हम लोग, तो वी मतलब हमने। देखो देखना का सी भी होता है SW, V2 या V3 में हो जाता था, सौ SW, सौ में मतलब हमने देखा क्या, उस घाट पर अगर टहलेगा तो नजरबात इधर उधर करबे करेगा, जब नजर इधर उधर करेगा तो दिखबे करेगा, सिंपल सी बात है। वी सॉ एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे। जब वहां टहल रहा था तो जो आसपास कुछ दूरी पर मुर्दार जलता होगा, यानी लाश जलता होगा, उसके एम्बर्स, अंगारे क्या होता था, हवा चलता था तो लुक्का की तरह उड़ उड़ जाता था, वही बोलता एम्बर्स। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, इसको याद रखना, एम्बर्स। जो वी सॉ, हमने देखा, एम्बर्स, लूजिंग, लूजिंग का मतलब होता है खोना, यानी खो रहा या समाप्त हो रहा, लूजिंग। जो एम्बर्स अंगारे वो मृतकों को जल रहा था, वो एम्बर्स खो रहे थे। आगे लिखता देयर क्रूरल रेडनेस, रेडनेस का मतलब हुआ लालीपन, क्रूर का निर्दयी। जो मतलब इसका पूरा हिंदी समझो कि वी सॉ, हमने देखा, जब वो टहल रहा था तो उन्होंने देखा कि जो लाशें या मृतकों को जल रहे थे वो लुक्का, लुक्का समझो अंगारे बोलते हैं, अंगारे, यही एम्बर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगर्स, एम्बर्स, एम्बर्स लूजिंग यानी खो रहे थे। आगे बोलता है निर्दयी रेडनेस, मतलब जो मुर्दार जल रहा था, यानी लाश जल रहा था, तो उसकी जो लालिमापन प्रकाश था वो धीरे धीरे, हवा चलेगा तो वो धीरे धीरे खत्म होगा ना, नदी किनारे हवा चल रहा था और वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा था। इतना वो में कोई भी पॉइंट गड़बड़ होगा तो बताना, कमेंट कर जरूर कि आपने ये पंक्ति छोड़ दिया था या समझ में नहीं आया था, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जब करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हम आपको अच्छा से इंग्लिश बता रहे हैं। इतना को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब जो टहल रहा था तो उन्होंने देखा कि जो घाट पर इधर उधर लाश जल रहे थे, उसका अंगार जो निकल रहा था हवा चलने के कारण वो धीरे धीरे खो रहे थे, लूजिंग हो रहे थे, मतलब खो रहे थे। आगे लिखता क्या, रेडनेस का मतलब था लालिमापन, वो प्रकाश किस रूप में था, लाल के रूप में, और लालिमापन धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। अब इतना कमेंट सुनो, अभी नहीं पढ़े, अब खो जाएगा तो वो बचेगा क्या, राख न बचेगा, वही अब देखो नेक्स्ट पंक्ति वही दिख सकता और क्या, लालिमापन हो गया। बोलता टू द ग्रे एस, एस का मतलब होता है राख, टू ग्रे एस यानी धूसर, यानी श्वेत, मतलब जो लकड़ी जलता था श्वेत, मतलब राख नहीं बन जाता, उसी रूप में, मतलब धूसर या भूरा बोल सकता है कि टू द ग्रे एस यानी राख बन गया। और किस रूप में, डेड द स्वेलो, ऑल, ऑल का मतलब होता सभी, जितने भी मतलब जल रहे थे वो धीरे धीरे अंगारे जब खत्म हो जाएगा तो ठंडा होने पर क्या बचेगा, सभी, और क्या स्वेलो मतलब तो सभी, और मतलब हुआ सभी, मतलब सभी जगह क्या हुआ, राख ही बच गया था। इतना कोई पंक्ति में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पंक्ति कि जो आग के बारे में लिख रहा है, यहाँ से बोल रहा है हाफ, हाफ का मतलब होता आधा, कुकेट मतलब हुआ पका, हा, लिम्स का मतलब हुआ अंग, लिम्स का मतलब अंग, अधपका, इसका हिंदी में इसको बोलते हैं अधपका, अधपका। अब अधपका कौन करता था इसके साथ, तो बोलता है आग करता होगा, तो बोलता अधपका, यानी यहाँ हाफ कुकेट, लिम्स मतलब होता है, लिम्स का मतलब अंग, कि अंग जो है अधपका है। अब तुम लोग बुद्धि लगाना, पढ़ रहे हो तो कॉमन सेंस, कि अधपका क्या हो सकता है, यानी मृतकों के ना शरीर को आधा ही जलता होगा तो उसी को अधपका कहा होगा, आधा छूट जाता होगा। आगे लिखता लिम्स अंगे, बोलता विटनेस यानी गलती, गलती बोल सकते हैं, गलती या पाप, गलती या पाप। टू द फायर, अब यहाँ से अर्थ निकालो, फायर डिबोचरी, ये डिबोचरी बहुत याद इंपोर्टेंट याद रखना, डिबोचरी क्या है, डिबोचरी का हिंदी में मीनिंग होता है अय्यासी, क्या होता है, अय्यासी। यहाँ से समझना फायर, फायर का मतलब हुआ आग। यहाँ से पंक्ति देखो क्या था, बोल रहा हाफ कुकेड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर डिबोचरी, इसका हिंदी मीनिंग हो गया, एक लाइन से हम समझा दिया, अधपका अंग, विटनेस गलती या पाप, फायर टू डेबोचरी अय्यासी। जो आग है ना वो मृतकों के शरीर से अय्यासी करता था, उसका आग का मतलब क्या, कि किसी भी चीज को जला देना और पूरा भस्म कर देना। लेकिन ये कैसा आग है कि मृतक के शरीर के साथ अय्यासी कर रहा है। अय्यासी क्या है कि मृतक को शरीर को जब जलाया जाता है वो आधा जल जाता है और कुछ न कुछ छूट जाता है, जैसे फिंगर हो गया, और तो जो अय्यासी, तो हम यहाँ पर थे थोड़ा सा
मतलब आसपास जो गलियर है तो इससे हल्ला आ जाता है, तो यही थोड़ा मतलब वीडियो रुक गया था। चलिए देखिए फिर आगे हम कहाँ थे। तो मतलब अय्यासी देवोश्री बता रहे थे कि जो आग है वह मृतकों के शरीर के साथ अय्यासी करता था। अय्यासी का मतलब क्या होता है कि आग का मतलब होता है कि किसी भी शरीर को पूर्णतः जला देना, लेकिन वो करता था कि मृतकों के शरीर से क्या करता था कि आधा भाग जलाता था, आधा छोड़ देता था। तो वो क्या करता था, लाशों के साथ खिलवाड़ करता था, आधा पका देता था, आधा छोड़ देता, अधपका इसको बोल सकते हैं। यही को, इसी गलती को, इसी पाप को देवोश्री अय्यासी, अय्यासी मतलब आप समझ में आ गया कि तुम्हारे साथ छलापन, उसी को छलापन को ही क्या बोलते हैं, अय्यासी। और आग जो है ना मृतकों के शरीर के साथ क्या करता था, अय्यासी करता था। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा। डिवोचरी डैश डैश के साथ करता था, आग के किसके साथ करता था, डेड बॉडी के साथ करता था। डेड का मतलब मृत्यु, मृतकों के शरीर के साथ ये अय्यासी करता था। आप लोग एक गाना सुनेंगे कि मेरे राशि में ये सुना बदमाशी लिखा लगा, तो वही आग के राशि में जो है ना बदमाशी लिखा है। आग के राशि में क्या लिखा है, बदमाशी लिखा है। इतने एक समझ लो। अब बदमाशी क्या है तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि आधा शरीर को जलाएंगे, आधा शरीर को छोड़ेंगे, तेरे साथ हम खिलवाड़ कर जाएंगे, इसी को अय्यासी कह जाएंगे। इसको आग कहता है, अपने आप को मांगता है। हमको तो भगवान ने आग बनाया, हम सभी चीज को भस्म कर सकते हैं और चाहेंगे तो किसी चीज को छोड़ भी सकते हैं। तो ये मृतकों के शरीर का साथ वही खिलवाड़ कर रहा, आधा पका रहा, आधा छोड़ रहा है। तो मृतकों के शरीर यानी डेड बॉडी के साथ ये क्या कर रहा है, आगे अय्यासी यानी डिवोची कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। इतना समझ में। चलो आगे पंक्ति लेकर आते हैं। ठीक, अगला है माई सैड। जो ये अय्यासी कर रहा था तो उसके पिताजी हम जिक्र करते हैं। माई फादर, यहाँ है माई सैड, हम पढ़ते गलती है। माई फादर मेरे पिताजी, सैड, सैड का मतलब वो कहा, यानी भेटू भीतरी के अनुसार ऐसे आईडी सैड लगा, इन सैड मतलब उदास मत समझना। माई फादर सैड मेरे पिताजी का, यू सी मतलब होता देखो, हाफ बर्न्ट, बर्न्ट का मतलब जलना या जला, फिंगर एंड और बोन्स हड्डी, स्टूप्स। ये पंक्ति फिर से समझो किताब में देखकर। माई फादर सेड मेरे पिताजी कहा, सेड का मतलब हुआ कहा, फादर का मतलब पिताजी, माई मतलब मेरा, मेरे पिताजी कहा, यू तुम, क्योंकि पिता के सामने तो तुम तुम्हें आप थोड़ी हो सकता है, तुम सी देखो, दोज हाफ बर्न फिंगर, फिंगर का मतलब था उंगली, हाफ का मतलब आधा, एंड बोन्स स्टब्स। बोल रहा है कि माई फादर सेड मेरे पिताजी कहा कि तुम देख रहे हो, मेरे पिताजी कहा तुम देख रहे हो, आधा उंगली जला हुआ और आधा हड्डी जला हुआ, तो इसीलिए यहाँ लिखा बोन्स स्टॉप एंड हाफ बर्न फिंगर। हाफ का मतलब होता है आधा, बर्न फिंगर यानी अधपकी उंगली बोल सकती है, अधपकी उंगली और हड्डी। देख रहे हो तुम, मेरे पिताजी कहा कि तुम देख रहे हो अधपकी उंगली और हड्डी। ये किसको, अपने पुत्र को बोल रहा था, यानी जो किनानंद दारू बोला, इसके पिताजी भी इसके साथ गए थे। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है कि मतलब जो राइटर है किनानंद दारू बोला, उसके साथ कौन गए थे, फादर मदर सन, तो कौन मारेगा, फादर, इसके पिताजी ने बोल रहा है। देखो पंक्ति में आया फादर। चलो अगला देखते हैं। वन स्टॉप यहां तक हो गया। बोलता है द फायर एट द टाइम्स, कभी कभी, द फायर का मतलब वो आग, एट टाइम्स का मतलब कभी कभी। बोलता है फॉरगेट इट्स डेट, यहां समझ में आया, द फायर का मतलब इतना समझ में आया, आग, एट टाइम्स मतलब कभी कभी। बोलता है फॉरगेट यानी भूल जाते थे, इट्स या डेट, जो आग था, यहां से लिखा द फायर एट टाइम्स, आग जो है ना कभी कभी भूल जाते थे मृतकों को शरीर को जलाने के लिए, इसी को तो अधपका कहते हैं ना। जो पूर्ण रूपेण जो है ना अधपका यानी भूल जाते थे। आग, आग का मतलब था पूरा शरीर को जलाना, लेकिन ये आग क्या करता था, ये कभी कभी भूल जाते थे। आग भूल जाता है, कितना कॉमन सेंस की बात है। वो फॉरगेट कर जाते थे, भूल जाते थे क्या, डेट, डेट का मतलब हुआ मृतकों के शरीर को जलाने के लिए। यहाँ समझना, डेट का मतलब हुआ मृतकों के शरीर को जलाने के लिए। आप पंक्ति किताब में देखिए, लग रहा है कि नहीं थोड़ा ऑफलाइन की तरह है। चलो देखो आगे देखते हैं। यहाँ से कभी अपनी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। बोलता है कुछ धर्म के बारे में जहां पर वो अति कर रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र कर रहा है। बोलता है ये जोरास्ट्रियन, इसको बोलते हैं जोरास्ट्रियन, ये जोरास्ट्रियन आई, जो जोरास्ट्रियन यानी पारसी धर्म में जोरास्ट्रियन क्या होता है, ये अभी हम थोड़ा देर जस्ट इसके अगला पंक्ति को समझा कर उसके बाद समझाते हैं ये जोरास्ट्रियन क्यों आया और वह क्या कर रहा था इसी कारण। तो बोलता है कि ये जोरास्ट्रियन आई माई चाइल्ड, माई चाइल्ड का मतलब होता है मेरा बच्चा, और फिंगर, फिंगर का मतलब क्या होता है उंगली,
तो ये जोरास्ट्रियन जो पारसी धर्म होता है, पारसी धर्म, उसी को बोलते हैं जोरास्ट्रियन। माई चाइल्ड फिंगर, फिंगर मतलब उंगली, क्लीज्ड, क्लीज्ड का मतलब होता है खींचना, कि जो बच्चा है वह उंगली को, यानी यह जो फिंगर है, फिंगर की उंगली को पूरा जोर से यहाँ क्लीज्ड करते, खींचना या बोल सकता है खींचना। जब कस के इसको खींचेगा, फिंगर को पूरा, हाथ को ऐसे नहीं खींच रहा है, इसको सिर्फ फिंगर को ऐसे करके क्लीज्ड कर रहा है। क्लीज्ड जब खींचेगा, तो जब कस के खींचेगा तो तुम ही लोग बताओ, हल्का पेन, पेन का मतलब क्या था, लिटिल पेन, आगे लिखता है देखो। जब वो खींच रहा था, यही क्लीज्ड, क्लीज्ड मतलब खींचना, या फिंगर का मतलब क्या, उंगली, आगे लिखता है इनटू ए लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा, नो फॉर पेन, और थोड़ा उसे क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। मतलब जब वह मुट्ठी को, इस मुट्ठी को ऐसे क्लीज्ड कर रहा था, क्लीज खींच रहा था, तो उसको इस थोड़ा यहाँ पर क्या हुआ, नस के कारण खिंचा करने हल्का दर्द उत्पन्न होता है। तो ये लोग प्रैक्टिस करके देख लो। चलो आगे लिखता है कि आई श्योर, ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है कितनी बार श्योर, श्योर मतलब कितनी बार उन्होंने शपथ लिया था, मतलब आग को बचाने के लिए। एक बार यहाँ आया, एक बार देखो लास्ट पंक्ति में श्योर आया है, तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कितनी बार कवि ने शपथ लिया था। श्योर का मतलब था शपथ, ट्वाइस बार, ऑब्जेक्टिव में मारना है ट्वाइस बार, TWICE, ट्वाइस। तो आगे पंक्ति पहले पढ़ते हैं, बोलता आई स्वेयर टू द सेव, सेव का मतलब होता फायर, सेव मतलब आग को बचाना, स्वेयर मतलब शपथ लिया, मैं शपथ लिया, फ्रॉम के लिए, सिन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस। अब क्या शपथ लिया समझ में आया, जो आग जो वो गलती कर रहा है कि मृतकों के शरीर को आधा जला रहा था, छोड़ रहा है, तो ऐसी गलती करने से मैं बचाऊंगा, किसको बचाऊंगा, किस सेव का मतलब था बचाना, आई स्वेयर टू द सेव फायर, सेव फायर का मतलब मैं आग को ऐसी गलती करने से बचाऊंगा। ये कौन बोल रहा है, राइटर बता रहा है, कैसी गलती कर रहा था। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाएगा ना, गलती आग क्या करता था, आग का गलती यही था कि आधा शरीर को जला देते थे, आधा शरीर को छोड़ देते थे। ऐसी गलती से हम बचाऊंगा। ये किस धर्म से संबंधित, अभी बोले थे ना, ऊपर पंक्ति पढ़कर हम समझाएंगे। ये जोरास्ट्रियन धर्म का था। कहाँ है जोरास्ट्रियन धर्म, है जाए आया था ऊपर। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जोरास्ट्रियन जो धर्म है, यानी पारसी धर्म जो है, ये पारस में एक अग्नि और जल को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और अग्नि और जल को जब पवित्र मानेगा, तो अग्नि को जिसे पूरा दाह संस्कार करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जल को पवित्र मानता, जल को शुद्ध रहना चाहिए। लेकिन अग्नि क्या करता था, वहां के लाशों के साथ अय्यासी करता था, उसको कभी पवित्र मानेगा, और पवित्र नहीं मानेगा, तो इसलिए उसको कभी खुद कहता हम इसको ऐसी गलती करने से क्या करूंगा, बचाऊंगा। अब समझ में आ गया वहां। अब मान लो क्यों बचाना चाहता, जैसे हम एग्जाम्पल देते अपने, हम लोग जैसे अपनी पूजा अर्चना के लिए जो देवी देवता को मानते हैं, मुस्लिम लोग हमारे देवी देवता को नहीं मानते। अगर हमारे सामने कोई देवी देवता को मतलब लात मारेगा, तो हम लोग को देखा जाएगा। ऐसी गलती से करने से हम मुसलमान को नहीं रोकेंगे। वही कवि खुद कह रहे हैं कि जो पारसी धर्म में आग का काम है कि लाशों को, मृतकों को पूरी तरह मतलब जला देना, लेकिन आग उसके साथ जो अयासी कर रहा है, गलती कर रहा है, पका मतलब शरीर छोड़ रहा है, ऐसी गलती करने से मैं सेव करूंगा, सेव फायर मतलब आग को बचाऊंगा ऐसी गलती करने से। अब लास्ट वन लिखा फ्रॉम के लिए, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो यंग अवस्था में, जब कभी यंग अवस्था में आ जाते हैं, तब वो अपना जिक्र करते हैं, जब मतलब यंग आया और बचपन का जिक्र कर रहा, जैसे नहीं होता कि मोश डाली अब उजलार हो गया, अब हम जिक्र कर रहे हैं अपने बचपन की कहानी, अपने शेयर, वही आगे लिखता है। यहाँ जवानी में जब आ गए हैं तो बोलता है इट नेवर फॉरगेट, जब कभी भी भूल जाते थे, 20 ईयर्स फॉरगेट मतलब भूलना, बोलता है कि नेवर कभी नहीं, एट नेवर यह है कभी नहीं है, 20 ईयर्स सिंस, आगे यहाँ 20 का मतलब हुआ 20, ईयर्स का मतलब साल, और सिंस का मतलब पहले, यानी 20 साल पहले, यानी जब वो यंग अवस्था में था तो बोल रहा है अपनी बचपन के 20 साल पहले, यानी अभी युवा अवस्था में, उसके बाद अपने नीचे आ रहा है, 20 साल पहले, इसलिए यहाँ है 20 ईयर्स सिंस। यहाँ फिर एज आई कंसाइड, बोलता है कंसाइड क्या, इसका अगर इंग्लिश का मीनिंग नहीं समझ में आता, कंसाइड का हिंदी होता है झोंकना। क्या होता है झोंकना। अब तुम लोग बताओ कि वो जवानी अवस्था से वो 20 साल पीछे क्यों जा रहा, और बोल रहा है कंसाइड कर दिया। कंसाइड मतलब क्या किया, झोंक दिया। क्या झोंकेगा, देखो अगला बोल रहा कंसाइड, झोंक दिया। माई फर्स्ट वर्न, माई फर्स्ट का मतलब था मेरा पहला, वर्न का मतलब क्या हुआ, टू द फ्लेम्स, माई फर्स्ट वर्न मेरा पहला बच्चा जो है ना, टू द फ्लेम्स, यहां समझना है, फ्लेम्स का मतलब होता है आग की लपटें। जो उसका पहला संतान था, ये 20 साल पहले, मतलब बोल रहा है कि 20 साल पहले मैंने अपना फर्स्ट बर्न को, यानी पहला बच्चा को ही, फ्लेम्स का मतलब होता है आग की लपटें, ये ऑब्जेक्टिव लिख लेना। फ्लेम्स का मतलब क्या था, आग की लपटें। मैंने अपना, कितना दर्द भयानक कहानी है, मैंने अपना 20 साल पहले की बात बता रहा है कि 20 साल पहले मैंने
अपने फर्स्ट बर्न को ही, जब जन्म हुआ था उसका पहला पुत्र या तो बेटा होगा या कुछ भी सन हुआ था या कुछ भी हो ऑब्जेक्टिव में, यानी फिल्म यानी पहला संतान से संबंधित नहीं हो, जो फर्स्ट मतलब बच्चा था उसको उन्होंने आग की लपटों में झोंक दिया था। वो जिंदा को तो झोंक नहीं सकता, कैसा को झोंका होगा, मृत्यु को, यानी जो मर गया होगा उसका जन्म हुआ और उसका मृत्यु हो गया, तो उस बच्चे को क्या किया था, आग की लपटों में झोंक दिया था। कौन धोखा था, नारायण दारोगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा उन्होंने किस वर्ण को धोखा था, फर्स्ट वर्ण, सेकंड वर्ण, थर्ड वर्ण, तो आपको क्या मारना है, फर्स्ट वर्ण को झोंका था। समझ में आया। और किस ईयर से, 20 साल पहले की घटना बता रहा। इतना गुण किसी को तो हमको नहीं होना चाहिए कि डाउट है। फिल्म्स का मतलब आग, माय फर्स्ट वन का मतलब पहला बच्चा, कंसाइड का मतलब झोंकना, हिंदी भी लिख लेना। आगे लिखता द नियरेस्ट, और वह जहां झोंका था उसके बारे में बोला, द नियरेस्ट, नियरेस्ट आप जो देख रहे हैं नियरेस्ट मेरे नजदीक, नजदीक हुआ। द नियरेस्ट फॉरगोट एंड द 20, ये नीचे वाला पंक्ति है, सॉरी गलती हो गई। बोलता द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, आप पंक्ति को मिलाइए, द नियरेस्ट नजदीक, नियरेस्ट का हिंदी लिख लो नजदीक, टावर ऑफ साइलेंस, टावर का मतलब हुआ मीनार, ऑफ मतलब का, साइलेंस का मतलब हुआ शांति। जो शांति का मीनार है वो बता रहा है जब मैंने झोंका था तो वो आखिर कितना दूर होगा वो होना चाहिए। तो अपने घर से जिक्र करता है कि वो नजदीक ही था और कितना, तो टावर को जहां झोंका था उसका नाम क्या है, टावर ऑफ साइलेंस। और टावर ऑफ साइलेंस जो है ना था, बोलता वाज था, इतना समझ में द नियरेस्ट, जो टावर ऑफ साइलेंस यानी शांति का मीनार है वो नजदीक ही है। अब कितना नजदीक, तो आगे लिखता लास्ट पंक्ति बोल रहा है 1000 मील, 1000 मील का हिंदी क्या होता है, 1000 मील की दूरी पर ही टावर ऑफ साइलेंस था। यहाँ मान लो मतलब मेरा घर है और तुम वहां से वीडियो देख रहा हो, तो ये तमाम दोनों आप लोग टावर ऑफ साइलेंस हो, हम क्या है मतलब क्या भी हो गया, हम यहाँ से 1000 मेरे नजदीक में पड़ते हो, इसलिए 1000 मील की दूरी चलकर मैंने टावर ऑफ साइलेंस में फर्स्ट वन को क्या कर दिया था, झोंक दिया था आग की लपटों में। यही बता रहा था इस पंक्ति के माध्यम। इतना को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जो टावर ऑफ साइलेंस है, शांति मीनार है, मीनार की मतलब शांति मीनार, वो कितनी दूरी था, तो 2000, 3000 कितना 1000 मतलब 1 मील दूर था, 1000 1000 मतलब 1000 दूरी पर। आगे बोलता ब्रोकन, मैं टूट गया था। अब ब्रोकन का मतलब यार टूट गया, टूट गया क्या, क्या टूट गया मतलब हाथ पैर नहीं। आपको समझना है कि कोई भी मतलब माता पिता अगर अपने पहले संतान को आग में झोंक देगा, उसका हृदय उस समय क्या होगा, बहुत टूट गया। तो वह कभी बोल रहा है कि जिस समय मेरा फर्स्ट बर्न को मैंने आग में झोंका था, मैं पूरी तरह से टूट कर बिखेर गया था। कोई कह नहीं सकता, एकदम पूरा एकदम नॉर्मल हो गए थे, मैं पूरी तरह से बिखर चुका था। इसलिए लिखा ब्रोकन, मैं टूट गया था, ब्रोकन टूट गया था। बोलता एट, तो फिर लिविरियस इन द आई स्वेयर, फिर आ गया ना, एक आया था यहाँ देखो स्वेयर आया है, एक बार यहाँ शपथ लिया और एक बार यहाँ शपथ लिया, आई स्वेयर, मैं आई मतलब मैं, स्वेयर टू टाइम्स सेव, टू फ्रॉम द सिंस ऑफ फॉरगिव, फॉरगिव मतलब माफ करना। और उसे आग जो है ना, फायर हाइमन जो है उस कवि को, उन्होंने अपना फर्स्ट वर्न को जो आग की लपटों में झोंका था, यही कारण उसको आग जो है ना माफ कर देता है। और फिर से यह शपथ लेता है कि जो आग गलती कर रहा था, आईश्वर का मतलब मैं आईश्वर मतलब वो जो गलती कर रहा था कि मतलब अधपका शरीर को वह चाहता था वो पूरा जला दे। ये मतलब पूरा एक्सप्लेन था, मतलब इंग्लिश का पोएम को एकदम हिंदी में बेहतर ढंग से नजारा के रूप में मैंने आप लोग को प्रस्तुत किया। कहीं पर अगर आपको अगर दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अब जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमको एहसास नहीं होगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए वीडियो देखिए तो कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा है खराब है, तो क्या होता है हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। जब मनोबल बढ़ता है तो फिर आदमी तो क्या आसमानों की क्षणों की भी परिंदा रखता है। इसलिए हम कहते हैं आप लोग हमें मोटिवेट करिए और हम आप लोग को और भी कुछ नया नया तरीका लगाए। चलिए इस प्रकार पूरा समरी का एक्सप्लेन था। अगर आपको डाउट होगा तो जरूर पूछिए। अगर आप कोई भी सिलेबस में अगर कमजोर है तो उसका डाउट जरूर कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। या फिर हमसे कुछ गलती हुआ तो आप वहाँ पर बोलिए, हम फिर उसको सुधारेंगे।